हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्पेस विद अनुभव। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है बल्कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के फाउंडेशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ये टॉपिक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जीएस पेपर 2 न केवल प्रीलिम्स के लिए जरूरी है बल्कि मेंस में भी इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। प्रीलिम्स के लिए आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट और मीन्स में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड इश्यूज और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करना होगा। अब देखते हैं इस टॉपिक पर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers, rather it is based on the principle of checks and balance? Explain. यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि चेक्स एंड बैलेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. इस क्वेश्चन में आपको जुडिशियल लेजिस्लेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कस करना है और जस्टिफाई करना है कि क्यों लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस फाइल की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। 1 लेजिस्लेचर विधायिका, 2 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, 3 जुडिशरी न्यायपालिका। हर शाखा के पास अपनी स्पेसिफिक पावर्स होती हैं और इन्हें अन्य शाखाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना और सरकार में चेक्स एंड बैलेंसेस सुनिश्चित करना है। अब चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हुई। शुरुआत हुई एरिस्टोटल से, जिन्होंने प्राचीन ग्रीक सरकारों पर अपने लेखन में सबसे पहले सरकार की शक्तियों को विभाजित करने का विचार प्रस्तुत किया। Then came John Locke, who developed this idea further and defined 3 branches: legislative, executive, and federal, with the legislature holding the most power. लेकिन मॉडर्न सेपरेशन ऑफ पावर्स का व्यवस्थित सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। उन्होंने इसे ट्रायस पॉलिटिका कहा और 3 प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित किया। 1 सेपरेट पर्सनल, लोग एक से अधिक शाखाओं में पद नहीं धारण करें। 2 नॉन इंटरफेरेंस, शाखाओं को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 3 सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, प्रत्येक शाखा के पास विशिष्ट और अलग अलग कर्तव्य हों। मॉन्टेस्क्यू का काम द स्पिरिट ऑफ द लॉज आधुनिक सेपरेशन ऑफ पावर्स की नींव माना जाता है। अब देखते हैं कि यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। 1 पावर कॉन्सेंट्रेशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स का उद्देश्य शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना है क्योंकि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि इससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। 2 ट्रांसपेरेंसी, यह सिद्धांत सरकार को उसके कार्यों के लिए नागरिकों के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है, जिससे मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में सहायता मिलती है। 3 एलिमिनेशन ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेशंस, यह सिद्धांत अन्य शासन व्यवस्थाओं की गंभीर कमजोरियों को समाप्त करता है, जैसे कि राजशाही या तानाशाही, जिसमें राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। 4 नेचुरल जस्टिस, यह सिद्धांत सरकार के भीतर एक संतुलन बनाता है, जिससे कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष और नेचुरल जस्टिस के अनुरूप होते हैं। भारत ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से अपनाया है। अमेरिकी संविधान में यह सिद्धांत इस प्रकार स्थापित है। आर्टिकल 1, सेक्शन 1 सभी लेजिस्लेटिव पावर कांग्रेस को सौंपता है। आर्टिकल 2, सेक्शन 1 सभी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति को सौंपता है। आर्टिकल 3, सेक्शन 1 सभी जुडिशियल पावर्स सुप्रीम कोर्ट को सौंपता है। अब बात करते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस की। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब शक्ति के पृथक्करण से है ताकि कोई एक निकाय या संस्था बहुत अधिक शक्ति न संभाले। यह प्रणाली सरकारों में, विशेष रूप से अमेरिकी सरकार में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल शाखाओं के माध्यम से लागू होती है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन यूएस की तरह स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं, बल्कि रिजिड सेंस में। मतलब
तीनों ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच प्रॉपर डिस्टिंक्शन है, लेकिन फंक्शनल और पर्सनल ओवरलैपिंग भी होती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है ताकि कोई भी पिलर इलीगल या आर्बिट्ररी तरीके से पावर्स का इस्तेमाल न कर सके। लेजिस्लेटिव इस ऑर्गन का रोल है लॉज और रेगुलेशंस को फ्रेम करना। ये लॉज सिटीजन्स और बाकी ऑर्गन्स को फॉलो करने होते हैं। लेजिस्लेचर सबसे पहले आता है क्योंकि जब तक लॉ फ्रेम नहीं होगा बाकी ऑर्गन्स का फंक्शनिंग, इम्प्लीमेंटिंग और अप्लाइंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए लेजिस्लेचर बाकी दो ऑर्गन्स की वर्किंग का बेस है। इंडिया में लेजिस्लेचर ऑर्गन दो बॉडीज से मिलकर बना है। ए, पार्लियामेंट, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं, जो नेशनल लेवल पर लॉज बनाती हैं। बी, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज, जो स्टेट लेवल पर अपने अपने स्टेट्स के लिए लॉज बनाती हैं। एग्जीक्यूटिव इस ऑर्गन का मेन फंक्शन है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, कैरी आउट करना और एनफोर्स करना। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और इसे मेन स्प्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव फेल हो जाए तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है। इंडियन एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म में ए, प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। बी, गवर्नर स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में हेड ऑफ द मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स और उनके मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं। जुडिशरी लेजिस्लेटिव द्वारा फ्रेम्ड लॉज को जुडिशरी अप्लाई करती है, प्रिंसिपल्स जैसे नेचुरल जस्टिस, लिबर्टी और फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए। जुडिशरी ये भी इंश्योर करती है कि लेड डाउन रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपर्ली एनफोर्स हो रहे हैं। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में शामिल है ए, सुप्रीम कोर्ट, जो देश की एपेक्स कोर्ट है। बी, हाई कोर्ट्स, जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स की हाईएस्ट कोर्ट्स हैं। सी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर गवर्नेंस की जरूरतों के हिसाब से होते हैं। कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल्स से सेपरेशन ऑफ पावर्स जुड़े हुए हैं। आर्टिकल्स 52 से 78, ये आर्टिकल्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के नियमों को कवर करते हैं। आर्टिकल्स 79 से 123, यहाँ संसद की परिभाषा, उसकी संरचना और उसके कार्यों की जानकारी दी गई है। आर्टिकल 50, ये राज्य को निर्देश देता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए। Articles 121-211. Under these articles, the judicial conduct of the judges of the Supreme Court and High Courts cannot be discussed in Parliament and state legislatures. Articles 122-212, संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही की वैधता किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाई जा सकती। आर्टिकल 361, ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद और कर्तव्यों के निष्पादन के लिए किसी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर नजर डालते हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर्स से जुड़े हैं। 1 रामजवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पूरी तरह या सख्ती से लागू नहीं होता। जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि भारतीय संविधान कठोरता से इस सिद्धांत का पालन नहीं करता। 2 इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में यह डॉक्ट्रिन अमेरिकी डॉक्ट्रिन की तरह कठोर नहीं है। संसद संशोधन शक्ति का उपयोग करके न्यायिक विवादों में न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकती। 3 इन री दिल्ली लॉज एक्ट 1951। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रत्येक शाखा को विशिष्ट कार्य सौंपता है। मुख्य न्यायाधीश कानिया ने देखा कि संविधान कानून बनाने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इस प्रकार सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और कीप लर्निंग।